नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में नतीजे आ गए हैं, लेकिन नतीजों पर घमासान जारी है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा इन नतीजों पर। और ईमानदारी से बात करूं तो यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में मैंने 10, 12, 15 दिन गुजारे थे। कई गांव देहात में गया था, बाजारों में गया था, लोगों से बात की थी और बातों में गुस्सा झलक रहा था। महंगाई का गुस्सा, पेपर लीक का गुस्सा और तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसे मुद्दे झलक रहे थे गुस्से में। लेकिन नतीजा आया है तो बिल्कुल अप्रत्याशित। तो मैंने पहले भी कहा है कि ये कैसे संभव है। जब लहर होती है तो लहर हर पत्रकार को दिखती है। मुझे नहीं दिखी, सी वोटर को नहीं दिखी, बाकी दिल्ली के पत्रकार जो गए थे उनको नहीं दिखी, लेकिन एक शख्स को दिखी। और मैंने पहले भी कहा, ऐसा लगा जैसे मान लो मंगल ग्रह से या चांद से एलियंस आए और उन्होंने कान में कह दिया कि साहब लहर है और इतनी सीटें आएंगी। अब कौन चैनल चलाए? तो वो जो तिहाड़ जेल से भाई साहब बाहर आए हैं, उनका चैनल बहुत अच्छा है, तो आज तक पे वो दिखा दिया गया। फेवरेट चैनल है साहेब का, तो उस चैनल पे कुछ भी दिखाया जा सकता है। लेकिन क्या वास्तव में मध्य प्रदेश कांग्रेस की लापरवाही थी, मध्य प्रदेश के नेता लापरवाह हो गए थे, या फिर जय ईवीएम भैया? मध्य प्रदेश में बवाल जारी है। आज दिग्विजय सिंह ईवीएम के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं। क्या हालात क्या है, सच्चाई क्या है, मैं आज कांग्रेस के मध्य प्रदेश के एक तेज तर्रार नेता से आपको मिलवाने जा रहा हूं। कमलनाथ जी के सलाहकार रहे और ट्विटर की दुनिया में बहुत जाना माना नाम है। बहुत अच्छा ट्वीट करते हैं और दिल को चुभ जाए बीजेपी को ऐसे ट्वीट करते हैं। तो मैं आज उनके पास ले चलता हूं आपसे और जानने की कोशिश करूंगा कि मध्य प्रदेश में खेल क्या था। आप सब पहचान गए होंगे पीयूष बवेरी जी को। पीयूष बवेरी जी, स्वागत है आपका। लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं हार गए अपनी लापरवाहियों से और ठीकरा फोड़ रहे हैं ईवीएम पर। मार्च निकाल रहे हैं दिग्विजय सिंह। कब तक आप कांग्रेस रोना रोएगी ईवीएम का? हार स्वीकार कर लीजिए ना। हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि जबरा मारे रोन न दे। तो ये तो भाजपा वाले जितने बोल रहे हो, छोटे से लेके बड़े तक, मैं चुनौती देता हूं कि उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लो। उसमें निकल के नहीं आ जाए। अगर वो ये ना कह दें कि मैं चुनाव हार रहा था या मैं इतना ईवीएम की फिक्सिंग से इतने वोट से जीता हूं, तो मेरी शर्त है। मध्य प्रदेश में बहुत से चुनाव आजादी के बाद से हिंदुस्तान में हो रहे हैं, लेकिन जितना सुसंगठित संगठन बना के कमलनाथ जी ने ये चुनाव लड़ा है, वो भाजपा भी स्वीकार करके बता देगी और कांग्रेस भी बता देगी। पूरे 65,000 बूथ पर हमारे लोग तैनात थे। मंडलम सेक्टर सब बनाए गए। हर जगह हमारा बीएलए तैनात कर दिया गया। जो दिव्यांगों और वृद्धजनों के वोट डालने की स्थिति थी, उसमें भी हमारे लोगों ने घर घर जाके भाजपा की तुलना में ज्यादा वोट डलवाए, जो कि पोस्टल बैलेट में बाद में निकल के भी सामने आया। रैलियों में भीड़, अगर आप पूछिए, प्रियंका जी की ग्वालियर में रैली हुई थी और मैंने वहां के एक वरिष्ठ पत्रकार से पूछा था कि साहब ये रैली की क्या तुलना है, तो उन्होंने कहा कि मोदी या अन्य किसी की रैली से तुलना नहीं है। सन 85 में राजीव गांधी की रैली हुई थी, उसके बाद से इतनी बड़ी रैली हुई है। और बहुत साफ दिख रहा है। कल एक परसों मीटिंग हुई थी यहाँ पर, हमने सारे हमारे प्रत्याशी और निर्वाचित विधायक उसमें आए थे। उन्होंने, अगर आप अनुमति दें तो, जो पॉइंट्स बताए मैं यहाँ दोहरा देता हूं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। पहली बात उन्होंने ये कही, ज्यादातर में जो कॉमन आई, कि जो ईवीएम बहुत सी 99% तक चार्ज थी। उसमें सवाल ये था कि अगर ईवीएम सुबह 8 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक, 7 बजे तक, कहीं कहीं 8 बजे तक 12 घंटे 10 घंटे उसने काम किया है, तो उसकी बैटरी डाउन क्यों नहीं हुई? फिर वो जाके स्ट्रांग रूम में रख दी गई। 17 दिन वो स्ट्रांग रूम के अंदर रखी रही, फिर भी उसकी बैटरी डाउन नहीं हुई। और उन्होंने ये स्पष्ट बताया कि जिन ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, उनमें कांग्रेस को 10 वोट, 12 वोट, 15 वोट, 20 वोट मिले। जो 60 और 70% ईवीएम चार्ज थी, उनमें सामान्य ट्रेंड आए। एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि सेटिंग में स्थिति ये भी बनती है, मैं कोट कर देता हूं, रक्षा राजपूत हमारी प्रत्याशी थी, गोविंद राजपूत के खिलाफ, सुर्खी से भूपेंद्र सिंह के खिलाफ, खुरई से भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मंत्री हैं। तो जब हमारे पहले प्रत्याशी वहां से चौबे जी लड़ते थे, अरुणोदय चौबे, तो जो भूपेंद्र सिंह का बेल्ट था, जहां से हमारी पार्टी 20,000 से ट्रेल करते हुए आती थी, उनमें रक्षा राजपूत सिर्फ 97 वोट से ट्रेल करते हुए आई। लेकिन जब उनके अपने इलाके की पेटियां खुलना शुरू हुई, तो वो धड़ाधड़ पीछे होकर चली गई। ये एक प्रत्याशी ने नहीं कहा है, कई प्रत्याशियों ने कहा है।
ये सब बातें हम लोग देख रहे हैं। सबकी बात का समराइज निकला, पूरी रिपोर्ट जो अभी पूरी विस्तृत तो बन रही है, हम लोग डाटा का भी पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, सामने आएगा कि ऑन एन एवरेज हर विधानसभा में 100 ईवीएम और 20,000 के आसपास वोट मैनिपुलेट किया गया है मध्य प्रदेश के चुनाव में। ये तथ्यों के साथ बात अभी मैं आपसे जो कह रहा हूं, मैं कागज के सब सामने रखी जाएगी जनता के। शर्मा जी। पीयूष जी, आप कह रहे हैं कि ईवीएम चार्ज थी, ये मोदी जी की ये ईवीएम है, मोदी जी चार्ज रहते हैं, कमलनाथ चार्ज नहीं रहते, तो इसमें क्या किया जाएगा? तो मोदी जी चार्ज है तो उनकी ईवीएम चार्ज है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि ये उसी समय क्यों नहीं कहा आपने कि चार्ज कैसे हैं, उसी समय सवाल क्यों नहीं उठाया आपने? बहुत बहुत सही, आप बिल्कुल। मैं अब इसमें दूसरे चरण जाता हूं। अगर आपने ध्यान से देखा हो, मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों का दिन की बात मैं कर रहा हूं। अब ये बात सामने आ चुकी है कि 199 230 में से जो सीटें थी, उनमें से 199 सीटों में बैलेट पेपर से कांग्रेस जीती। तो क्या टेलीविजन पे किसी चैनल पे आधे घंटे के लिए, 2 मिनट के लिए भी ये दिखाया गया था कि कांग्रेस 199 सीटों पर आगे चल रही है? जबकि वो तो नियम है कि 8 से 8:30 के बीच में उसकी गिनती बैलेट पेपर की होती है। वो क्यों नहीं दिखाया गया, जब आज इसका मतलब रिजल्ट दिखाने में भी बहुत पारदर्शिता नहीं थी। दूसरी बात जो कहें कि पहले जब आपने बढ़त बना ली, आखिरी के 5 राउंड जो हुए, उनमें जो कांग्रेस, जो भाजपा का प्रत्याशी शुरू से ट्रेल कर रहा था 20,000 से 15,000 से, मतगणना रुकती है, पता नहीं चलता, और आखिरी राउंड में धमाके से जीत जाता है। गोविंद राजपूत इस तरह से जीते हैं, यहाँ भोपाल में विश्वास सारंग ऐसे जीते हैं, मंडला में हमारा प्रत्याशी ऐसे ही हारा है। इन सब चीजों से तो वो जो कह रहे उस समय क्यों नहीं कहा, तो वहां प्रशासन सुनने वाला नहीं था। हमारी बैरसिया की प्रत्याशी जो सुरक्षित सीट है, जयश्री हरिकरण, उन्होंने कहा कि मैं बैठी थी और 15 लेडी कांस्टेबल मुझे घेर के बैठी थी, मैं उनसे कह रही हूं कि मुझे ईवीएम के नंबर मिलाने हैं, ये नंबर अलग हो सकते हैं। उन्हें नंबर नहीं मिलाने दिए गए। उन्होंने कहा, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये बातें कही। तो जो मैंने पहला वाक्य बोला कि जबरा मारे रोन न दे वाली, तो आप वहां करने कहां दे रहे हैं? और जब आपने साइकोलॉजिकल बढ़त जो हमारी, मैंने हम 199 सीट पर थी, आपने नहीं दिखाई टीवी से, दोपहर बाद तक आपकी मशीनों ने दम दिखा दिया, आखिरी के 5 राउंड कलेक्टरों ने सेट कर दिए। तो जो 20, अगर 20,000, ये 77 सीटें ऐसी हैं जो हम 20,000 से हारे, 20,000 से या उससे कम वोटों से हारे, इन्हें और हमें जीती हुई सीटों को मिला लें तो आपका सर्वे और सी वोटर का सर्वे जो 142 सीटें हमें दे रहा था, हम वहीं पहुंचे हैं। ये सब चीजें बहुत तथ्यों के साथ दिखाई दे रही है, कुछ हवा में नहीं। तो अब मोदी जी चार्ज हैं या डिस्चार्ज हैं, तो अगर इतना चार्ज है तो वो मतपत्र पे भी छपे होंगे। क्या ईवीएम के मन में मोदी है, मतपत्र के मन में मोदी क्यों नहीं है? क्यों डर लगता है भाजपा को? आए मुकाबला करे, दूध का दूध पानी का पानी हो। पीयूष जी, ये जबरा तो अभी भी तैनात है, ये जबरा तो 2024 में भी तैनात रहेगा। तो क्या माना जाए कि ये जबरा फिर 350 क्रॉस करेगा, फिर आप लोग फिर रोएंगे कि ईवीएम ईवीएम? और अगर ऐसा हो गया तो 2024 के बाद कांग्रेस को सांस लेने की स्थिति बचेगी? कई पार्टी बचेगी आपकी? मोदी जी दोबारा आ गए और प्रचंड बहुमत से आ गए, क्या हाल करेंगे आपकी पार्टी का, आपको अंदाजा है? आपको मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, ये कांग्रेस के मुस्तकबिल का सवाल नहीं है। कांग्रेस तो एक प्रतीक थी जिसको जनता ने अपना जनमत दिया था। तो ये जनता का क्या हाल होगा, सवाल ये है। कांग्रेस की जगह कोई और पार्टी भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मान लो समाजवादी पार्टी थी, बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, और कहीं कहीं भाजपा भी नहीं है। बात है कि जनतंत्र में जनता अपना मत दे पाएगी कि नहीं। वो अपना वोट ईवीएम को देती है और ईवीएम उसका वोट किसी और को दे देती है। तो ये ट्रांसफर ऑफ पावर कहीं का कहीं हुआ जा रहा है, ये चिंता का विषय है। तो मुझे तो ये लगता है आज भी यहाँ रोशनपुरा पे बहुत से लोग इकट्ठे हुए, जो बड़ा प्रमुख चौराहा है भोपाल का, सारे दलों को और कांग्रेस को उसमें नेतृत्व करते हुए इस पे कुछ फैसला कुन नतीजे पे पहुंचना पड़ेगा, कोई निर्णय लेना पड़ेगा। वरना हमारा कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश की जनता बुलडोजरों का मुकाबला कर रही है, झूठे मुकदमों का मुकाबला कर रही है, पैसे और शराब बांटने का मुकाबला कर रही है। उसके बाद जनता ने ताकत लगा के वोट डाला है और उसका वोट कहीं चला गया, तो उसके वोट की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। उसकी लड़ाई हमें अदालत में भी लड़नी चाहिए, निर्वाचन आयोग में भी लड़नी चाहिए, जनता के दिलों में भी लड़नी चाहिए, और आवश्यकता हो, या मैं तो कहता हूं पहली आवश्यकता है कि जन आंदोलन की शक्ल में वो लड़ाई सामने आनी चाहिए। पीयूष बवेली जी, बड़ी याद आ गया आपको, बहुत प्यार आ गया अखिलेश यादव को। आपके नेता कह रहे थे कौन अखिलेश हो अखिलेश,
आप लोग इंडिया गठबंधन की रैली नहीं होने दे रहे थे, इतने गुमान में थे, लोग कह रहे हैं कमलनाथ जी इतने कॉन्फिडेंस में थे और इतने गुमान में थे कि आपके इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव कह रहे हैं इनका घमंड टूट गया, तो आपका कुनवा बनने से पहले ही बिखर गया। ये दर्द अब आपको हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ दर्द? देखिए, इंडिया गठबंधन में जो जो पार्टियां हैं उनका अलग अलग स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, और ये सब बातों के बाद कितना परसेंट वोट समाजवादी पार्टी को यहाँ मिला है। इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया गया है कि हम सब लोग मिलकर लड़ें और चुनाव जीतें। वो कोई इसके लिए नहीं है कि हम गलत टिकट दे दें। और कोशिशें हुई, बहुत लंबी बातचीतें हुई, हमारे प्रत्याशी राजी नहीं हुए। निवाड़ी की सीट की मैं बात करता हूं, निवाड़ी समाजवादी पार्टी अपनी बहुत अच्छी सीट मानती है और कांग्रेस के वहां 4-5 हजार वोट आते थे, लेकिन इस बार नंबर 2 पे वहां पर कांग्रेस पार्टी है। जो छतरपुर की बिजावर सीट है जहां से समाजवादी पार्टी पिछली बार जीती थी, इस बार उनका विधायक जीता हुआ भाजपा में चला गया था। और हमने जो निवाड़ी से जो लड़ी हैं समाजवादी पार्टी की मीरा दीपक यादव, उनके रिश्तेदार ही एकदम क्लोज रिलेटिव हैं, वो कांग्रेस पार्टी से लड़े हैं वहां से, वो दूसरे नंबर पे आए। तो जितना सरल नहीं है चीजों को कह देना कि वो चीजें नहीं हुई। और इधर मैं फिर कह रहा हूं कि फिर बातचीत अखिलेश जी से हो रही है और कमलनाथ जी की बातचीत हो चुकी है। राजनीति में खटपट भी होती है और मोहब्बत भी होती है, तो आप देखिएगा फिर परिणाम आने वाले हैं सामने। अच्छा, एक बताइए, कमलनाथ जी की अखिलेश जी से बातचीत हो चुकी? जी बिल्कुल हो चुकी है। अच्छा, क्या थोड़ा वो बताएंगे, क्या कहा दोनों नहीं, ने? ये कुछ दोनों या तो अखिलेश जी बता सकते हैं या कमलनाथ जी बता सकते हैं, ये बताने पीयूष के मेरे बघेल, पास राइट नहीं। कमलनाथ जी के दिल में क्या है पूरा मध्य प्रदेश जानता है, ये पीयूष बघेल को मालूम रहता है। नहीं नहीं, वो उनके दिल तक रहेगा, हमारे चलिए कान तक रह सकता, हमारी जुबान चलिए तक नहीं आ सकता। चलिए, उनकी उनकी बात भी छोड़ दीजिए। आपने कहा कि उनका जीता हुआ विधायक भाजपा में चला गया। मध्य जी प्रदेश की तो आपकी सरकार ही इसलिए बन गई क्योंकि आपके लाडले ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां चले गए, और एक आध जगह नहीं, कांग्रेस के ना जाने कितनी जगह पे विधायक बीजेपी में चले गए। आपके यहाँ भी तो ये मामला गड़बड़ है, आपके जीते हुए उधर उधर भाग जाते हैं। आप हम पे दोष लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम अकेले भुक्तभोगी नहीं है। शिवसेना तो बहुत बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी थी, उसके साथ क्या हुआ, और बिहार में क्या होता रहता है, और कर्नाटक में जेडीएस के साथ भी ये हुआ था। तो आप एक व्यक्ति को, आज के समय ऐसा हो गया है कि जो पीड़ित है उसी को दोषी ठहराए जाने की परंपरा बनती जा रही है। जो चोर है कि उन्हें कौन रोकेगा जुर्म करने से, शहर कोतवाल साथ लेके चलते हैं। तो जो डाकू हैं उनसे हम कुछ पूछ नहीं सकते, तो उस फरियादी से कि भाई तूने कुंडी क्यों नहीं लगाई थी, तूने ताला क्यों नहीं लगाया, तूने ये क्यों नहीं किया। इन चीजों पे अब देश को समझना पड़ेगा कि सिर्फ ये कांग्रेस और विपक्ष की बात नहीं है, हिंदुस्तान के जनता की बात है। और उसको, उसमें आप भी पार्ट हैं, मैं भी पार्ट हूं, और जो दर्शक इस बातचीत को देख रहे हैं वो भी बात है। क्योंकि चोरी सिर्फ कांग्रेस की नहीं हुई है, जनमत की हुई है जो जनता ने दिया था। तो हम सब मिलके, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपनी कोई कमी स्वीकार नहीं करेंगे या उसे सुधारेंगे नहीं, लेकिन हम सब एक कश्ती में सवार हैं, तो हमें एक दूसरे को कैसे मजबूत कर सकते हैं इस पर सोचना पड़ेगा। पीयूष जी, बीजेपी सवाल उठाती है कि कर्नाटक और तेलंगाना में भी तो वही ईवीएम थी, यहाँ मैनेज कर सकते थे, वहां भी मैनेज कर सकते थे, वहां बिल्कुल आपकी कर सरकार। सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन अभी लोकतंत्र थोड़ा बहुत तो है। तो इतना तो बीजेपी को भी, 2 रोटी हम खाते हैं तो 2 रोटी बीजेपी वाले खाते हैं, हो सकता है वो तो रसगुल्ला भी साथ में खाते हो। तो जहां आप हो नहीं, अगर तमिलनाडु में एक आदमी आपका नाम लेवा नहीं है कमल का फूल का, और तमिलनाडु में आप ईवीएम भर के जीत जाओगे, तो ये सारा खेल उजागर हो जाएगा। कर्नाटक में आप हार रहे हो या क्या आपकी स्थिति है, तो अभी आप रिमोट कंट्रोल भाजपा के हाथ में, तो वो 28 राज्यों में से 4 हमें दे दिए, एक इसको दे दिया, एक उसको दे दिया, तो एक भ्रम बना रहता है। लोकसभा आई तो 1.5 लाख भरे मशीन के अंदर और दंड से चुनाव निकल गया। ये पूरा एक स्टेज मैनेज चीज है। आप देखिए कि आपने जहां से शुरू की बात, सबके ओपिनियन पोल में कांग्रेस जीत रही थी, आज तक के ओपिनियन पोल में भी कांग्रेस जीत रही थी। अचानक एक दिन आज तक पे एक एग्जिट पोल आता है, उसमें कांग्रेस बुरी तरह हारती है। उस एग्जिट पोल को उनके 2 पुराने सीनियर संपादक नकार देते हैं। आज तक कभी नहीं हुआ कि अपने ही एग्जिट पोल को काउंटर करने के लिए टीवी चैनल का संपादक ऐसा टेढ़ा कैमरा लगा के वीडियो लीक करे कि वो लीक जैसा लगे, वो भी उसे ओन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन चूंकि बड़ा चैनल है, उसने एक अलग बात कही तो लोगों के दिमाग में वो बात गई, और वो बात गई, उससे कंफ्यूजन पैदा किया, तो लोगों के मन को तैयार किया गया पहले कि ये हो सकता है। फिर ईवीएम ने उसे दिखा दिया,
फिर चुनाव परिणाम वालों ने उसको और ढंग से वो 199 वाली बात कहीं पूरी गायब कर दी, वो कहीं नहीं दिखाई। और अब विशेषज्ञ बैठ के भाजपा पर, कांग्रेस पर, कमलनाथ जी पर हमला करके नई बातें करने लगो। लेकिन ये दिखने लगा है मध्य प्रदेश में कोई उत्साह नहीं है, कोई जश्न नहीं हो रहे हैं जनता के। आप चेहरों पर पढ़िए, हमारे साथी पत्रकार जिनसे हम यहाँ रोज मिलते जुलते हैं, वो बता देंगे कि नहीं, उन्हें नहीं दिखाई दे रही इस तरह की चीज। तो ये डाका पड़ा है, वो दिख रहा है। अब इससे लड़ा कैसे जाए, चुनौती ये है, और उस पर चिंतन चल रहा है। पीयूष बबेली जी, आप तो अपने साथियों को भी बात को नहीं मानते, आप गठबंधन की बात पे नहीं मानते। इंडिया गठबंधन ने कहा कि ये 11 पत्रकार हैं जो दिन भर नफरत के फैलाते हैं, इनका हम बायकॉट करेंगे, नहीं आएंगे। उसमें से मैं नाम भी ले देता हूँ, मुझे कोई झिझक नहीं है। नाविका कुमार का चैनल देख लीजिए, दिन रात नफरत कराता है, दिन रात हिंदू मुसलमान करता है। उस चैनल को देख के लगता है कि यह मोदी जी का इससे अच्छा प्रवक्ता नहीं हो सकता। नाविका कुमार और सुधीर चौधरी में होड़ लगी रहती है, कौन हिंदू मुसलमान ज्यादा कर सकता है, कौन साहब का भक्ति के गीत ज्यादा गा सकता है। जब उनका नाम उस लिस्ट में था तो वो कमलनाथ के हेलीकॉप्टर में इंटरव्यू क्यों ले रही थी? आपके गठबंधन की बातें आपको याद क्यों नहीं आई? आपका सवाल बहुत वाजिब है। कमलनाथ जी विशाल हृदय के आदमी हैं, तो उन्होंने शायद ये सोचा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। एक मौका इन्हें भी दे देते हैं, लेकिन हमें लगा कि वो कोई सफल नहीं रही बात, इतना तो मैं स्वीकार करूंगा। तो मतलब आपका कहना है कि कमलनाथ जी बड़े हृदय के आदमी हैं, वो कहते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। लेकिन खड़गे जी और राहुल जी छोटे दिल के आदमी हैं, वो इतना 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 नहीं समझ पाए कि इनका आपको मेरे इस वाक्य पे इतना छोटा दिल नहीं करना चाहिए कि आप उसको वहां ले जाके जोड़ दें। मैं तो पूछ रहा हूँ, ये खराब लगा, एक्चुअली सबको खराब लगा। मान लीजिए अखिलेश कोई भी हो, उसको लगेगा कि गठबंधन में एक फैसला होगा कि संजय शर्मा के चैनल पे नहीं जाना, तो गठबंधन के सब साथियों को उसका पालन करना चाहिए। और फिर दूसरे, मैं इससे आगे बढ़ के बात करता हूँ। मैंने तो छत्तीसगढ़ में एक दिन प्रोग्राम किया कि अंबानी का चैनल जो दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, वो चाहता है कि दिन इस देश में दंगे हो जाएं, लेकिन आप छत्तीसगढ़ का ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे तो अंबानी के चैनल को कांग्रेस की सरकार करोड़ों रुपए का विज्ञापन देती है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार सुदर्शन टीवी को करोड़ों का विज्ञापन देती है। तो ये जो विषैले पत्रकार हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, इसको जहर पिलाना चाहते हैं, उनको पाला पोस तो आप ही रहे हैं, और फिर बाकी दूसरों पे जनता पे आरोप लगा दें, ये कहां तक उचित है? मैं आपके सवाल से 100% सहमत हूं, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। जो सरकारें हमारी चली गई, लेकिन कुछ नई सरकारें आई हैं, आपकी भावनाओं को, जनता की भावनाओं को और उन चैनलों के क्रियाकलाप को सब समझते हुए जो पार्टी और देश के हित में फैसला हो वो करना चाहिए। ठीक बात है पीयूष जी। अब पहले वाले मुद्दे को थोड़ी देर के लिए मैं लौटता हूँ। विकल्प क्या है? केवल बातें कर देने से ईवीएम की बेईमानी है, सबको सोचना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए, कोई बातें नहीं होती हैं। एक ठोस आधार क्या होगा? मोदी जी क्यों हटाएंगे? मैं मोदी होता और ईवीएम मान लो मैनेज होती तो मैं तो जिंदगी भर में ईवीएम रखूंगा। इतने छोटे नहीं है, इतने आसान नहीं है। आप उनके शैली जानते हैं, वो अपने मंत्रियों की नहीं सुनते तो आपकी क्या सुनेंगे? वो तो रखना भी चाहिए, वो रखेंगे। आप उसको हटाने के लिए प्लान क्या है? प्लान बी, प्लान एक है क्या आपके पास? कैसे हटा देंगे? मैं पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, तो पार्टी की प्लान बताने की मेरी ना तो पात्रता है ना मेरी हैसियत है। मैं अपने मन की बात आपसे कह सकता हूं, जो मुझे लगता है कि कोई भी मुल्क अकेला बहुमत से नहीं चलता है, वो जनमत से चलता है। जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो महात्मा गांधी के पास कोई सीटें नहीं थी, कोई बहुमत नहीं था। हमारी सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया तो बहुमत नहीं था। राम मंदिर का आंदोलन भी हुआ, मंडल का आंदोलन भी हुआ, अन्ना का आंदोलन भी हुआ, बहुमत से नहीं हुआ, जनमत से हुआ। और मोदी सरकार में भी, जो मोदी सरकार एक जगह ढंग से झुकी है, तो जब किसान पूरे दिल्ली के आसपास का और हरियाणा का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पंजाब का आके दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ गया और उसने अपने जान की बाजी लगाई और 700 किसान शहीद हो गया, तो ये तमाम जो दूसरों को घमंडिया कहते हैं, लेकिन जो घमंडियों के सरदार हैं, जिनका अहंकार किसी भी हमारे रामायण और महाभारत के खलनायकों से कम नहीं है, उन्हें भी घुटने टेकने पड़े थे और बात माननी पड़ी थी। तो सवाल यह है कि हम में कितना जज्बा है, हम इस मुद्दे को लेकर आर पार के लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं या हम और तैयारी देख रहे हैं। तो अगर हम ठान लेंगे, और हम कोई नहीं है, हम भारत की जनता है, हम भारत के नागरिक हैं, हम जब कहेंगे कि हमें हमारे अधिकार चाहिए तो उन्हें करना पड़ेगा। पीयूष बबेली जी, मुसलमानों के मन में कांग्रेस के प्रति बहुत जबरदस्त सिंपैथी आई है, लहर आई है।
मैं कह सकता हूं कि मुसलमान बड़ी संख्या में उनका झुकाव हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी ने खड़े होके संघ पर हमला बोला है, बहुत लंबे समय के बाद हमला बोला है। तेलंगाना में मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बाकायदा एक सेकंड घोषणा पत्र जारी किया गया है। ये लाइन लेनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं स्वीकार करता हूं, सॉफ्ट हिंदुत्व पे माथे पे तिलक लगा के आप बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि जो जनेऊ और तिलक दिखाते हैं वो 37% वोट बीजेपी की तरफ है। लेकिन आप डरते हैं, आप एक फर्जी बाबा के चरणों में कमलनाथ जी लेटे हुए नजर आते हैं, जिसका पूरा देश फर्जी बाबा कह रहा है, जिसको ये नहीं पता कि वो दूसरों की चिट निकाल रहा है, उसके भाई की चिट क्या है, भाई जेल चला जाएगा, तमंचे में जेल चला जाएगा, उसके चरणों में कमलनाथ। कितना खराब सीन है। कोई सोच नहीं सकता था कमलनाथ जैसा इंटेलेक्चुअल आदमी, इतने हिम्मत वाला आदमी एक बाबा के चरणों में लौट जाएगा। क्या दिल पे बीती होगी जो सेकुलर लोग हैं, जो आवाज उठाते हैं सेकुलरिज्म की, जो बाबा के खिलाफ बोलते हैं कि इस पाखंड को बंद करना चाहिए, उनके दिलों पे क्या सीन बीता होगा कमलनाथ का ये फोटो देखकर। बड़ा कठिन सवाल आपने मुझसे पूछा है। महात्मा गांधी जब आए भारत और पहली बार कुंभ के मेले में गए, वो हरिद्वार, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं उसे कोट कर रहा हूं। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक गाय है, 5 पांवों की गाय है, और गांधी जी ने ऑब्जर्व किया कि जो 5वां पैर है वो किसी बछड़े का पैर काट के उसको लगा दिया गया है। तो उनके मन में आया कि सब क्या हो रहा है, ये कौन सा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का पतन हो रहा है। उनके मन में बड़ी ग्लानि आई, वो आके लेट गए। फिर वो कहते हैं, उन्हीं ने लिखा आत्मकथा में कि अगर इस आस्था के, अगर मैं तो सिर्फ मैंने गाय को देखा अकेला, लेकिन ये लाखों लोग जो मालगाड़ी की तपती हुई टीन पे बैठ के यहाँ आए हैं, इन सबकी श्रद्धा अगर इसमें है तो मेरी श्रद्धा भी इसमें है। अगर हिंदू धर्म के इतने लोग, उसमें बहुत से पाखंड होते हैं धर्मों में, 3 मोरल, रिचुअल, स्पिरिचुअल, तीनों पार्ट हैं धर्म में। तो अगर ये लाखों हिंदुस्तानियों की श्रद्धा इस कुंभ के मेले में है तो मेरी श्रद्धा भी उसमें है। कमलनाथ जी ने भी, आलोचना की जा सकती है, मैं किसी आलोचक से बहस करने नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखें कि जिनके पास लाखों लाख लोग जा रहे हैं और पत्रकार भी जा रहे हैं, उनकी श्रद्धा का केंद्र वो व्यक्ति है, तो वो उन लाखों लोगों की श्रद्धा का सम्मान करने के लिए वहां गए हैं और किसी चीज के लिए नहीं गए। और ये कमलनाथ जी ही हैं जिनने छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर धाम की सभा भी कराई और वहां सर्वधर्म प्रार्थना भी उसी मंच पे कराई। ये कमलनाथ जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। पीयूष पवेली जी, मेरी माता जी ने कहा कि आशाराम को गलत फंसाया गया है, और मेरी उनसे बहस हुई बहुत ज्यादा। तो फिर आस्था के आशाराम है, कांग्रेस के नेताओं को जेल में जाके उनसे भी मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि आज भी आशाराम के बहुत सारे फॉलोअर हैं, लेकिन कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं, मैंने उनको ट्वीट देखा है, उन्होंने उन वीडियो को ट्वीट किया है जिसमें नरेंद्र मोदी जी आशाराम के संग नृत्य कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी डांस कर रहे हैं, और आलोचना करिए कि इस पाखंडी, इस बलात्कारी के साथ कांग्रेस के नेता कैसे डांस कर सकते हैं। आस्थाएं हो सकती हैं, बजाय कमलनाथ जी उन आस्थाओं की सच्चाई बताएं, कहें कि ऐसी पर्ची निकाल के कुछ होता नहीं है। अगर कमलनाथ जी ने अपनी पर्ची नहीं निकलवाई, नकुलनाथ जी ने अपनी पर्ची नहीं निकलवाई, उस मंच पे कोई पर्ची नहीं निकली, छिंदवाड़ा के मंच पे, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन जो बाबा पर्ची निकाल के करता है, इस पाखंड के खिलाफ तो राहुल गांधी वैज्ञानिक सोच के आदमी है, कांग्रेस वैज्ञानिक सोच की पार्टी है। क्या मैं फिर अब आप ये विषय अलग चला गया, लेकिन मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। आप इस विषय में बात नहीं करना चाहते? नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तैयार हूं। कांग्रेस वामपंथी पार्टी नहीं है। ठीक। नेहरू कम्युनिस्ट नहीं थे। ठीक। महात्मा गांधी ने पहली हड़ताल कराने से पहले जो बंबई में कराई, उसमें सुबह से गांधी जी बैठे, 1919 की बात है, और उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग रामनवमी के दिन से इसको शुरू करना। मुसलमानों को उनका त्योहार बताया कि आप उस दिन से शुरू करना, और उनने कहा ये मेरा आंदोलन पूर्ण रूप से धार्मिक आंदोलन है। धार्मिक धर्म वीव्ड इन है। गांधी को समझना, उनके तरीकों को समझना हम भूल गए, इसलिए हम बहुत सी आबादी से हट जाते हैं। मैं पाखंडों के साथ नहीं हूं, मैं सांप्रदायिकता के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं धर्म के साथ हूं। कांग्रेस पार्टी का पहला आंदोलन गांधी ने शुरू करते हैं राम के नाम से, और मरते हैं तो हे राम कहते हुए मरते हैं। तो हमें सेकुलरिज्म को, और मैं एक बात और, ये किताब रखी है, मुझे लगा शायद इस पे बात होने वाली है। पहला चुनाव लड़ने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फूलपुर में वो सभा में कहते हैं कि कुछ लोग मुझे नास्तिक कहते हैं, और सेकुलर होने का मतलब किस धर्म में लिखा है नास्तिक होना है?
तो वो किस डिक्शनरी में लिखा है कि सेकुलर का मतलब नास्तिक होना है? सेकुलर का व्यवहारिक मतलब सिर्फ इतना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर धर्म से अलग होना होता तो हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी नहीं होती। सरकार किसी धर्म विशेष पर अपना अनुग्रह नहीं करेगी, इतना ही सेकुलरिज्म है। हर आदमी अपने धर्म का पालन करे, दूसरे धर्म से नफरत ना करे, ये सेकुलरिज्म है। तो ये जो जनेऊ वनेऊ को लेके थोड़ा कम्युनिस्ट टाइप की बातें आने लगती हैं, मैं क्योंकि गांधी को भी मैंने विधिवत पढ़ा है और नेहरू को भी विधिवत पढ़ा है और गांव का ही आदमी हूं, कोई विदेश से नहीं आया हूं, तो ये हिंदुस्तान तो साहब ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलेगा। पीयूष जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जनेऊ पहनने में, तिलक लगाने में, पूजा करने में कोई समस्या नहीं, मैं भी नियमित पूजा करता हूँ। लेकिन संघ के एक बड़े नेता ने मुझसे पिछले दिनों कहा, मैं संवाद सबसे करता हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए हमारी जीत यही है, हम हिंदुत्व को अब इतने उफान तक ले आए हैं कि नेताओं ने अपने घर पे रोजा अफ्तार कराना बंद कर दिया है। क्या मुझे नहीं पता कमलनाथ जी कराते या नहीं कराते हैं, लेकिन पहले होते थे, चलन में थे, कांग्रेस कराती थी, कांग्रेस के नेता कराते थे। अब मुझे नहीं कराती है। कमलनाथ जी रोजा इफ्तार में गए थे, मैं भी उनके साथ गया था। और हम गणेश जी में, कमलनाथ जी गणेश जी में भी गए हैं, कमलनाथ जी नवरात्रि में भी गए हैं। इस पीसीसी के दफ्तर में बैठा हूं, यहाँ देवी जी विराजती भी हैं, हमने यहाँ हनुमान चालीसा भी कराई है और हम रोजा इफ्तार में भी गए हैं। हम फिर उसी पे कायम है जो हमारा बुनियादी उसूल है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन आप रोजा अफ्तार में गए हैं और पहले रोजा अफ्तार कराते थे, अपने घरों पे नेता कराते थे। नेताओं ने कराए हैं मध्य प्रदेश में, कोई ऐसा शर्म नहीं आ रही है हमें। कमलनाथ जी ने आरएसएस, मैं तो दूसरी बात सोचता हूं और कोई कांग्रेसी आपसे ये बात नहीं कहेगा। संगठन की क्षमता जो गांधी ने दी थी उसको आरएसएस ने हमसे कॉपी किया है। गणेश उत्सव कांग्रेस के अध्यक्ष लोकमान्य तिलक ने शुरू कराए थे, ये आरएसएस ने शुरू नहीं कराए थे। हमारी चीजों को इन्होंने ओवरटेक किया और हमें बताने लगे ये तुम्हारे नहीं। इन पाखंडियों से और ढोंगियों से हमें धर्म सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये इन्होंने अपना नरेशन बना लिया कि कांग्रेसी पहले ये नहीं करते थे, अब ये करने लगे। ये अपने मन में खुश होते रहे। पहले तो भाजपा संस्कृत निष्ठ भाषा बोलती थी, आजकल तो मोदी जी अंग्रेजी में बोलते हैं। 3C, 3P, 3D, ये क्या है? शहरों के नाम कैसे रखे जा रहे हैं? तो इनके पास कोई विचारधारा नहीं है। फासिस्ट की विचारधारा, सिर्फ सत्ता प्राप्त करना होता है, उसी का आरएसएस पैरोकार है। और नेहरू जी ने कहा था कि आरएसएस वाला अगर ये कहे कि मैं पूरब दिशा की ओर जा रहा हूं तो उससे आप सब एक अर्थ निकाल सकते हैं कि उसे पूरब के अलावा बाकी 3 दिशाओं में ढूंढो। तो इनका, हम भी इसी समाज में रहते हैं, इनके तौर तरीके हमें पता है। अभी ये जीत जाएंगे ईवीएम से और बताएंगे कि आरएसएस ने बड़ी मेहनत की थी। अरे अभी मैं कह रहा हूं कि इतनी मेहनत की थी तो एक भी आदमी को सीएम नहीं बता पा रहे हैं। शिवराज जी मुतारे बैठे हैं, प्रहलाद पटेल अपने घर पर सिलवाए बैठे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को समझ में नहीं आ रहा है। और ये अगर हमारी पार्टी में 10 दिन लगते मुख्यमंत्री बनाने में तो पूरे टीवी पे हल्ला मच जाता, कांग्रेस में बगावत, कांग्रेस में ये मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, 6 दिन हो गए मुख्यमंत्री नहीं बना, 5 दिन हो गए मुख्यमंत्री नहीं बना। लेकिन भाजपा में हुआ साहब वो अच्छे चेहरे की तलाश चल रही है। ये हमारे वक्त की कुछ, लेकिन पीयूष लोग कहते हैं कि कांग्रेस सदमे में हार तो बनी पा रही और शिवराज छिंदवाड़ा पहुंच गए, क्योंकि इस बार छिंदवाड़ा भी जीतनी है उनको। वो अभी से काम मैं ये पूछ रहा हूं, हार के अगले दिन कमलनाथ जी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में अपने विधायकों और प्रत्याशियों सबकी बैठक की और सामने खड़े होकर उनसे कहा कि मुक्त कंठ से आलोचना करो, जो तुम्हें लगता हो बोलो। दूसरी बात ये कही कि तुम 2 रिपोर्ट बनाओ, एक रिपोर्ट संगठन में क्या कमी रही या संगठन में क्या अच्छाई रही, दूसरी रिपोर्ट बनाओ इलेक्शन को लेके, और ये दोनों रिपोर्टें 10 दिन के अंदर मुझे भेजो। तो हमारा नेता फेस कर रहा है, भाजपा ने एक मीटिंग बुलाई क्या? तो भाजपा, शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी वहां जाएगी जहां कैमरा है, तो कांग्रेस वहां जाएगी जहां जनता है, कमलनाथ वहां जाएंगे जहां कार्यकर्ता है। कमलनाथ जी ने जो मीटिंग बुलाई थी जिसमें ये कहा कार्यकर्ताओं में, ये मीटिंग पहले बुलाई थी या वो शिवराज जी के बधाई देने पहले गए थे? दोनों बातों में क्या पहले क्या हुआ था? बधाई देने बाद में गए, बधाई देने बाद में। आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में ये जो ईवीएम पे आप आरोप लगा रहे हैं, इस लड़ाई को कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस कहां तक लेके जाएगी, किस परिणति तक लेके जाएगी, कोई बड़े आंदोलन की रूपरेखा कब तक बनेगी? ये मैं फिर कहूंगा, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी भी दिल्ली में हैं, हमारे बाकी राज्यों के भी हैं, क्योंकि ये सिर्फ मध्य प्रदेश का विषय नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का विषय है। छत्तीसगढ़ में तो सारे एग्जिट पोल ने जिता ही था हमें, और जिसने हमें हराया था उसने हमने हराया था मध्य प्रदेश में, राजस्थान में उसने भी जिताया था हमें। तो सबको मिलके, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं है कि मैंने कहा कि मां कसम मैं बदला ले लूंगा और मिट्टी उठाई तिलक लगा लिया, फिल्मी डायलॉग नहीं हो रहा धर्मेंद्र का। ये बहुत गंभीर विषय है, टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट पे भी देखना पड़ेगा,
जनमत के एस्पेक्ट पे भी देखना पड़ेगा, संवैधानिक और कानूनी तरीके भी देखने पड़ेंगे उस, क्योंकि मुझे याद है अभी यहाँ जो बात हुई मीटिंग में 2 साल पहले माननीय दिग्विजय सिंह जी की नेतृत्व में माननीय सोनिया जी ने एक कमेटी बनाई थी, तो उसके सबसे अच्छे, जैसे आप समझे ना कि जब भगवान राम को भी रावण का वध करना था तो शक्ति पूजा करने बैठे थे वो, और महाभारत में भी प्रसंग आता है कि अर्जुन दिव्यास्त्र लेने जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी लड़ाई, तो पूरा फूंक फूंक के हम लोग इसमें कदम रखेंगे, लेकिन जो कदम बढ़ाएंगे वो ठोस होगा और पीछे नहीं हटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, आपसे बात करके सच में मजा आया। मेरा पहला आपका इंटरव्यू था लेकिन मुझे अच्छा लगा और मैं आपको परेशान करता रहूंगा। शुक्रिया संजय जी। तो ये थे पीयूष बबेले, एक अच्छे नेता जो हर बात का खुल के जवाब दे रहे थे। कम से कम ये अच्छी बात है, कांग्रेस के ऐसे नेता होने चाहिए जो आरोप लगे उस पर खुल के बात करें। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस सेकुलरिज्म के इस पार्ट को कैसे जनता तक पढ़ाती है, और दूसरी बात, ईवीएम के खिलाफ क्या बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाएगी, क्योंकि अगर ये ईवीएम मैया इसी तरह अपनी बरसात करती रही बीजेपी पे, जैसे सब लोग आरोप लगा रहे हैं, तो तैयारी करिए कि मोदी जी अगली बार 350 नहीं 450 सीटें लेकर आ रहे हैं। आपकी राय मुझे बहुत मायने रखती है, आप अपनी राय बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू।